हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो आज हम इंग्लिश पैडागोजी की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज हमारा पहला दिन है इंग्लिश पैडागोजी का। सो देखिए, पहले हम डिस्कस कर लें कि इंग्लिश का जो आपका पेपर है, ठीक है, चाहे आप सीटेट दे रहे हैं पीटेट दे रहे हैं, तो उसमें मार्क्स किस तरह से होते हैं। देखिए, 15 मार्क्स की जो आपकी वेटेज होती है, यानी कि 15 नंबर होते हैं आपके। एक तो पैसेज आएगा आपको, पैसेज और पोएम या फिर पोएट्री कह सकते हैं। 15 नंबर आपके इसमें जाएंगे, ठीक है। 7 या 8 मार्क्स का आपका पैसेज होगा और 7 या 8 मार्क्स की आपकी पोएम होगी। इन दोनों में से ये टोटल कितने होंगे, 15 मार्क्स आपके पैसेज और पोएम में कवर होते हैं। और फिर जो बचे 15 नंबर, ये आपकी कंप्लीट पैडागोजी होती है इंग्लिश की, जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम पैडागोजी की क्लासेस करेंगे और बहुत कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे, पैसेजेस की प्रैक्टिस करेंगे और क्या इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो आज के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे पैडागोजी इंग्लिश की। और देखिए, ये हम टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे, ऐसे नहीं है कि एक सेशन में एक ही टॉपिक करेंगे। हम सीरीज़ में चलते जाएंगे और जितनी जल्दी हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे और ईच एंड एवरी डिटेल पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। नाउ स्टार्टिंग विद इंग्लिश पैडागोजी, फर्स्ट टॉपिक। सो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले, उसकी पैडागोजी करने से पहले हमें उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो देखनी ज़रूरी है। तो कोई भी लैंग्वेज है, यहाँ पे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज इज़ लर्नड। कोई भी लैंग्वेज है वो कोई भी बच्चा जन्म से सीख कर नहीं आता है, लेकिन जब वो पैदा होता है उसके बाद अपने पेरेंट्स से सुनता है। जो हमारे कल्चर होता है, ठीक है, फैमिली का जो कल्चर होता है, लैंग्वेज होती है, बच्चा उसको सुन सुन कर सीखता है। फिर जब वो स्कूल में जाता है तो वो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस टीचर से फॉर्मल तरीके में सीखता है, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या होती है, इट इज़ लर्नड। उसके बाद हम कहते हैं लैंग्वेज इज़ एक्वायर्ड बिहेवियर। एक्वायर्ड बिहेवियर मीन्स कि जो भी लैंग्वेज होती है, हम जिस भी एरिया में, जिस भी कल्चर में रहते हैं, वहाँ पर हम वो चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। फिर हम मूव ऑन करते हैं, नई नई जगह पर जाते हैं, तो फिर वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें एक्वायर कर लेते हैं। जैसे हमारी हैबिट्स एक्वायर होती है ना, वैसे ही हम लैंग्वेज एक्वायर कर लेते हैं। क्लियर हो गई ये चीज़। उसके बाद है लैंग्वेज इज़ वोकल। अब देखिए, लैंग्वेज इज़ वोकल। लैंग्वेज हम कब सीखते हैं, जब कोई हमारे सामने बोलता है या फिर हम उस चीज़ को सुनते हैं, ठीक है, फिर उसको हम क्या है, स्पीकिंग में लेकर आते हैं। तो लैंग्वेज क्या है, वोकल। देन लैंग्वेज इज डायनामिक। अब लैंग्वेज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक बार ही कोई रूल्स बन गए तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। तो देखिए, लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग, या फिर इसको डायनामिक कह सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है जिसमें कोई भी चेंजेस ना हो। चेंजेस कैसे, जैसे हम कहते हैं कि ग्रामर में, उसके वोकेबलरी में, या फिर उसके फोनोलॉजी में, स्पीकिंग स्टाइल में चेंजेस होते रहते हैं। तो लैंग्वेज इज डायनामिक। देन लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन। अब हम भाषा किस लिए सीखते हैं, फॉर एग्जांपल आपको किसी फॉरेन कंट्री में जाना है, हम इंडिया में हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं या फिर इंग्लिश ही बोलते हैं, ठीक है। आप किसी और स्पेनिश कंट्री में जाना चाहते हो, तो अगर आपको स्पेनिश लैंग्वेज आती है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि वहाँ के, हम परमानेंट रेजिडेंट बनना चाहते हैं, तो पहले आप वहाँ की लैंग्वेज सीखेंगे ना, ताकि आप वहाँ के लोगों से बात कर सकें, ठीक है। यानी कि अगर कोई आपके पास आता है जिसको इंग्लिश आती है, तो आप कोशिश करेंगे इंग्लिश सीखने की कि आप इंग्लिश में उनसे बात कर सकें। या फिर जो हम कहते हैं ट्रांसलेटर्स रखते हैं, ठीक है। हिंदी किसी को नहीं समझ में आती तो एक ट्रांसलेटर होता है, इंटरमीडिएट पर्सन, जो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर देता है, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है। तो कम्युनिकेशन तो हो रही है ना। लैंग्वेज किसके लिए चाहिए, ताकि हम बातचीत कर सकें, लोगों से इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। इसको ना मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल देकर समझाऊंगी। मुझे ये बताइए, कैट को कैट ही क्यों कहते हैं इंग्लिश में, बिल्ली क्यों कहते हैं हिंदी में? इसका कोई हमारे पास रीज़न नहीं है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। किसी भी वर्ड के लिए जो भी हमने वर्ड किसी लैंग्वेज में यूज़ कर लिया, ठीक है, जैसे इंग्लिश में कैट कहते हैं, हिंदी में बिल्ली कहते हैं, ठीक है, तो इस तरह से सभी लैंग्वेजेस में कैट को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन उसका रीज़न क्या है किसी को नहीं पता। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी, इसका मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में लैंग्वेज को लैंग्वेज कहते हैं, हिंदी में भाषा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको भाषा ही क्यों कहते हैं या फिर इंग्लिश में लैंग्वेज ही क्यों कहते हैं, ये बस इसका नाम पड़ चुका है, इसका रीज़न कुछ नहीं है, ना कोई जानता है।
देन इट इज़ बेस्ड ऑन कल्चर। अब देखिए हम जैसे पंजाब में रहते हैं, हम कहते हैं ना कि मालवा रीजन से है या दोआबा रीजन से है, तो उनके लैंग्वेज में ना वैसा टच आ जाता है। पंजाबी भी ऐसे नहीं है कि हम पंजाबी एक ही स्टाइल से बोलते हैं, अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग स्टाइल की पंजाबी बोलते हैं। फिर हिंदी में भी अलग अलग भाषा होता है, जो बिहार से हैं वो हिंदी अलग तरीके से बोलेंगे, ठीक है। जो नॉर्मल हिंदी बोलते हैं, लाइक आई एम टीचिंग, तो मेरी हिंदी अलग है, किसी और बंदे की हिंदी जो है वो भी अलग होगी। तो लैंग्वेज क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कल्चर, या फिर जिस कल्चरल बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं वहाँ पर उसका इफेक्ट पड़ता है। ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद क्या है, लैंग्वेज इज़ यूनिवर्सल। अगर आप किसी दूसरे देश में भी चले जाएंगे ना, वहाँ पे आप हिंदी का यूज़ करेंगे तो हिंदी उनकी हिंदी डिफरेंट नहीं होगी। ऐसे नहीं है कि वो हिंदी में इंग्लिश बोल रहे हैं। तो जो लैंग्वेज है ना वो उसकी अपनी आइडेंटिटी है, यूनिक आइडेंटिटी है। यहीं से हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट है, अनदर पॉइंट है, यानी कि 9th पॉइंट है, दैट इज लैंग्वेज इज यूनिक। हिंदी के जैसी कोई और लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश के जैसी कोई और लैंग्वेज नहीं है। सभी की ग्रामेटिक जो चीज़ें हैं, सीमेंटिक्स हैं जो हम राइटिंग में लिखते हैं, ठीक है, ABC, हिंदी का अ आ ई, पंजाबी का ऊड़ा आड़ा ईड़ी एंड सो ऑन, जो भी लैंग्वेजेस है सभी की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, यानी कि सभी क्या है, यूनिक हैं। अब देखिए लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मीन्स मिक्सचर, यानी कि मिक्स लैंग्वेज, ठीक है। कुछ वर्ड्स पंजाबी के हैं जो हिंदी से लिए गए हैं। हम कहते हैं इंग्लिश कहाँ से बनी है, हमारी संस्कृत से बनी है, ठीक है। लाइक ज्योमेट्री कहाँ से बनी है, या फिर मदर लैंग्वेज कहाँ से बनी है, वो सारी चीज़ें क्या है, मिक्स हैं। कोई वर्ड कहाँ से लिया गया है, कोई कहाँ से लिया गया है, किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स होते हैं, इसके लिए हम कहते हैं कि लैंग्वेज क्या है, हेट्रोजीनियस है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हुए। बड़े हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सो मैं आपको पहले ओवरव्यू देती हूँ कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या, फिर हम इसके जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना लैंग्वेज को। जैसे छोटा बच्चा है अपनी फैमिली में से सुनता है वही लैंग्वेज बोलने लगता है, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है कि किसी लैंग्वेज को नोइंगली हम उसको लर्न कर रहे हैं, उसके ग्रामेटिकल रूल्स को लर्न करने हैं। इंग्लिश में जैसे हैज़, हैव, ठीक है, टेंसेज होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, नरेशन है, सब कुछ हम लर्न करते हैं ना, इसके रूल्स हैं। मैथमेटिक्स एक अलग लैंग्वेज है, उसको हम लर्न करते हैं, क्या उसका फॉर्मूला है। तो वो क्या होता है, लर्निंग, नोइंगली किसी चीज़ को लर्न करना। एक्विजिशन क्या है कि हम बिल्कुल टेक इट ईजी कैजुअल वे में उसको देख रहे हैं या सुन रहे हैं और उसको अपने अंदर हम इनटेक कर रहे हैं, यानी कि एक्वायर कर रहे हैं उस चीज़ को। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके पॉइंट्स उसके साथ आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, इट हैपन्स नेचुरली, जब बच्चा अपनी फैमिली में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अभी इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश बच्चे के फैमिली जो है बैकग्राउंड है वो इंग्लिश है, ठीक है। तो वहाँ से बच्चा उस चीज़ को सुनेगा और वैसा ही बोलना स्टार्ट कर देगा। ऐसे तो नहीं है कि उसको किसी ने इंग्लिश सिखाई है, ठीक है। हमारी फैमिलीज़ में भी क्या होता है, हमारा जो फैमिली का कल्चर है, हम हिंदी बोलते हैं तो बच्चा भी छोटे छोटे जो वर्ड्स स्टार्टिंग से बोलने स्टार्ट करेगा ना, या फिर 2-3 वर्ड्स बोलेगा, वो भी हिंदी में बोलने स्टार्ट करेगा। बच्चा उस चीज़ को समझता है, जो पेरेंट्स के एक्सप्रेशंस होते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, उस चीज़ को रिलेट करके वो चीज़ एक्वायर कर लेता है, वो लैंग्वेज एक्वायर कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है। बच्चा नहीं जानता कि मैं लैंग्वेज सीख रहा हूँ, ठीक है। ना ही वो कॉन्शियस है, ना ही वो ध्यान से उस चीज़ को सुनता है कि भाई मुझे इसका कोई पेपर देना है या फिर सो एंड सो। तो ये क्या है, एक सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है। और ये क्या होती है, फर्स्ट लैंग्वेज जो बच्चा सीखता है अपनी फैमिली में से, या फिर जहाँ पर भी वो अपने केयर टेकर के साथ रह रहा है, मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, जिसके साथ भी बच्चा रह रहा है छोटी उम्र में, ठीक है। तो वो क्या होती है, फर्स्ट लैंग्वेज। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन। यहाँ पर बच्चा क्या होता है, कोई ग्रामेटिकल एरर्स उसको नहीं पता कि मैंने हैज़ पहले लगा दिया या हैव लगा दिया, ठीक है, वो गलत होगा। बच्चे ने बस जो चीज़ देखकर सीख रहा है वो उसको एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशंस क्या होती है, इनफॉर्मल सिचुएशंस होती हैं। हमने बोला था कि लर्निंग और टीचिंग किस तरह से होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ठीक है। तो वहीं से ये वर्ड आया है इनफॉर्मल सिचुएशन, क्योंकि घर पे ऐसे तो नहीं है कि मदर वहाँ पर ब्लैक बोर्ड लगाकर बैठे और बच्चे को क्लास में सिखा रही है, ठीक है। ऐसे नहीं है, माँ बच्चे के आसपास घूमती रहती है, कुछ ना कुछ बातें करती रहती है, उसको बोलती है बेटे ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। तो बच्चा समझ जाता है कि मत करो का मीन्स कि मैंने ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है, उसका मीनिंग समझ जाता है। तो ये क्या है, इनफॉर्मल सिचुएशंस होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कैसे होती है लैंग्वेज एक्विजिशन,
इंट्रैक्शन विद नेटिव स्पीकर्स वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है कि पेरेंट्स के साथ ना रहते हो, केयर टेकर्स के साथ रहते हो, या फिर कहीं पर भी जहाँ पर वो रह रहे हैं वो क्या होता है, नेटिव स्पीकर से। नाउ नेक्स्ट इज नॉट सिस्टमैटिक। ये एक सिस्टमैटिक लैंग्वेज नहीं है। ऐसे नहीं है कि बच्चे को पहले उसका थोड़ी सी ग्रामर के बारे में बताया जाएगा, फिर उसके रूल्स बताए जाएंगे। बच्चा बिल्कुल इनफॉर्मल वे से, कैजुअल वे से, हम क्या कहते हैं कि बिल्कुल कैजुअल वे से चीज़ों को सीखता है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये सिस्टमैटिक नहीं सीखी जाती। देन कम्स द लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग मीन्स किसी चीज़ को लर्न करना, नोइंगली उस चीज़ को करना। जैसे बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, ठीक है, मैं आपको कंप्लीट मिक्स करके सब कुछ बता रही हूँ। लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है कि लैंग्वेज हम लर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश लर्न करते हैं, मैथमेटिक्स, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, व्हाट्सएवर लैंग्वेज आप लर्न करते हैं, ठीक है, आपकी स्कूल में लैंग्वेज होती है, तो उसको हम फॉर्मली लर्न करते हैं, फॉर्मल सिचुएशंस में लर्न करते हैं। टीचर्स हमें वो चीज़ें पढ़ाते हैं, उसके रूल्स बताते हैं, फिर उसके टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है, इवैल्यूएशन होती है, वो सारी क्या है, लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस है। इसलिए ये क्या है, एक कॉन्शियस प्रोसेस है। कॉन्शियस क्यों है? क्योंकि बच्चों को पता है मैंने ये चीज़ पढ़नी है, नहीं पढ़ी तो भैया पेपर में अंडा आएगा, ठीक है, पेपर में मार्क्स कम आएंगे या फिर बिल्कुल 0 मार्क्स आ जाएंगे अगर अच्छे से नहीं पढ़ी। इसको हम बोलते हैं सेकंड लैंग्वेज, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है, जो बच्चा अपनी फैमिली से या फिर नेटिव लैंग्वेज बच्चा सीखता है उसको फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं, जो लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेज लर्निंग में, इसको हम क्या बोलते हैं, जो बच्चा स्कूल में सीखता है, ठीक है, ग्रामेटिकल रूल्स के साथ उस चीज़ को सीखता है। मैथमेटिक्स में है तो वो फॉर्मूलाज भी सीखता है, तो वो क्या हो गई, सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। फॉर्मल सिचुएशंस में होती है, स्कूल्स और कॉलेजेस में ये चीज़ें होती हैं, और ये क्या है, सिस्टमैटिक है। ऐसे नहीं है कि बच्चे को सीधा रूल्स पढ़ाने स्टार्ट कर देंगे, पहले लैंग्वेज के बारे में कुछ बताया जाएगा, उसके रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी, इंट्रोडक्शन होगी, फिर धीरे धीरे करके फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग में भी हम फर्दर करेंगे ये चीज़ कि कैसे बच्चा ये लैंग्वेज सीखता है, सिस्टमैटिक वे कैसे होता है। पहले बिल्कुल ईजी कंसेप्ट करवाया जाता है, फिर उसके डीपर कंसेप्ट यानी कि कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट में लेकर जाया जाता है, सब्जेक्ट की कोर में लेकर जाते हैं, ठीक है, फिर बच्चा उस चीज़ के रूल सीखता है, इसलिए ये सिस्टमैटिक होता है। दिस इज नॉट सिस्टमैटिक। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अब हम देखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के है ना कुछ स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं, वो हम अब देख लेते हैं। अब देखिए इसकी 4 स्टेजेस होती हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, अर्ली वोकलाइजेशंस। जब बच्चा छोटा होता है सबसे पहले वो क्या करना स्टार्ट करता है, क्राई करता है। कुछ भी उसको भूख लगती है या कुछ भी उसने करना है तो रोने लग जाता है, सुसु कर लिया बीच में तो रोने लग जाएगा, भूख लगी है तो रोने लग जाएगा। फिर बच्चा क्या करता है, कूइंग करता है। देन इज बैबलिंग। बैबलिंग का मीन्स क्या होता है, मामा पापा, इस तरह से बच्चा ना वर्ड्स को जोड़ जोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, इस तरह से बोलता है। देन इज द होलोफ्रास्टिक स्टेज। होलोफ्रास्टिक स्टेज में क्या होता है, बच्चा एक सिंगल वर्ड, फॉर एग्जाम्पल मम्मा पापा, इस तरह से बोलना वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है, दादा दीदी, इस तरह से बोलता है। इसको हम क्या कहते हैं, होलोफ्रास्टिक स्टेज। उसके बाद क्या आता है, थर्ड स्टेज कौन सी होती है, 2 वर्ड स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, बच्चा 2 या 3 वर्ड्स बोल सकता है इकट्ठे करके, जैसे मम्मा पानी, मम्मा मम, इस तरह से बच्चा क्या है 2 वर्ड्स बोलता है, या फिर कुछ भी उसको चीज़ चाहिए तो वो बिल्कुल ऐसे शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को बोलेगा। देन फोर्थ वन इज द टेलीग्राफिक स्टेज। इसको हम फर्स्ट सेंटेंसेस स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा वर्ड्स को जोड़कर एक्यूमुलेट करता है और एक सेंटेंस छोटा सा बोलने की कोशिश करता है। तो ये 4 स्टेजेस हैं किसकी, लैंग्वेज एक्विजिशन की। ये चीज़ समझ में आई। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस। तो प्रिंसिपल्स क्या है कि लैंग्वेज अगर किसी बच्चे को टीच की जानी चाहिए या फिर अगर बच्चा लैंग्वेज लर्न करता है उसके क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला है हैबिट फॉर्मेशन। हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चाहे आप वो मैथमेटिक्स का कोई सम सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई लैंग्वेज सीखने की प्रैक्टिस हो या फिर कोई वर्ड्स बोलने की प्रैक्टिस हो, अक्सर स्कूल्स में भी देखा जाता है हमें न्यू मीनिंग, हर दिन बच्चे को डायरी में ना एक न्यू वर्ड लिखा दिया जाता है, साथ में उसका मीनिंग। तो उस चीज़ को जितना आप डेली रूटीन यूज़ में बोलेंगे उतना आपको वो वर्ड क्या है, फ्रिक्वेंटली याद भी रहेगा और उसकी प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से करेंगे, ठीक है, उसका मीनिंग आपको याद रहेगा। जो चीज़ आपने प्रैक्टिस जिस चीज़ की छोड़ दी वो चीज़ आप भूल जाएंगे। आप यही चीज़ सोच लीजिए, फॉर एग्जांपल आपने अपनी जो टीचिंग कोर्स किया है, बीएड किया है, डीएलएड किया है, उसको 2 साल हो गए, उसके बाद आपने बिल्कुल भी उस चीज़ को आउट ऑफ टच हो गए, बिल्कुल भी आपने स्टडी नहीं किया, तो वो आपकी हैबिट छूट गई उस चीज़ की, आपका बिल्कुल ब्रेन वॉश हो जाएगा उस चीज़ के लिए। जब आप पढ़ेंगे ना आपको कंप्लीट
डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, तब आपका सब जो है रिवाइज होगा, ठीक है। तो हैबिट फॉर्मेशन ज़रूरी है लैंग्वेज टीचिंग के लिए। टीचर्स उस जो भी वर्ड सिखाते हैं उस चीज़ को बार बार यूज़ करें अपने स्पीकिंग में, ताकि बच्चों को पता लगे कि ये वर्ड मैम ने सिखाया था, ये यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। हैबिट फॉर्मेशन टीचर्स की भी और स्टूडेंट्स की भी, ठीक है। देन इज कोरिलेशन, कोरिलेशन किसके साथ, विद कोरिलेशन विद रियल लाइफ। देखिए आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा रिवाइंड करें वीडियो को, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तो देखिए स्क्रीन पर आपको कुछ पता नहीं लगेगा एक्सप्लेनेशन के बाद, ठीक है। तो कोरिलेशन विद रियल लाइफ, जो भी चीज़ हम यूज़ सिखा रहे हैं बच्चों को, उसको रियल लाइफ सेंटेंसेज में वर्ड को यूज़ करके दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को सिखाया गया इंग्लिश का वर्ड ऑब्स्टिकल, ठीक है। मैम ने बताया कि ऑब्स्टिकल वर्ड है, ऑब्स्टिकल का मीन्स रुकावट, ठीक है। तो उस चीज़ को रिलेट करें अपनी सेंटेंसेस में, जब भी टीचर्स टीच करते हैं तो वो क्या है, कोरिलेशन विद लाइफ। देन इज नेचुरल ऑर्डरिंग ऑफ लर्निंग। अब इसका नेचुरल ऑर्डर क्या होता है, हम ये स्किल्स करेंगे, लिसन, स्पीक, रीड, राइट, यानी कि LSRW, ये एक क्या होता है, जनरल ऑर्डर होता है। जैसे बच्चा किसी चीज़ को सुनता है उसको बोलने की कोशिश करता है, हमने बोला था ना कि छोटे बच्चे फैमिली में सुनते हैं मम्मा पापा कैसे बोल रहे हैं, फिर वो उसको बोलने की कोशिश करते हैं, फिर स्कूल में जाके वो रीड करना स्टार्ट करेंगे, और सबसे टफेस्ट क्या होता है बच्चों के लिए, राइटिंग उस चीज़ को, ठीक है। तो नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग में अगर बच्चा जाएगा ना तो बहुत जल्दी चीज़ को सीख पाएगा। देन इज मल्टी स्किल अप्रोच। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या है, एक मल्टी स्किल अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग हम कहते हैं कि टीच किस तरह से कर सकते हैं टीचर्स, डेमो देकर, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, हमने मेथड्स ऑफ टीचिंग डिस्कस किए हैं, वो सारे इसमें आएंगे कि टीचर्स को इस तरह से टीच करना चाहिए ताकि बच्चों की लर्निंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो, ठीक है। चाहे वो प्रोजेक्ट मेथड देते हैं या फिर डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, अलग अलग तरह के स्किल टीचर्स को यूज़ करने चाहिए, अप्रोचेज यूज करने चाहिए ताकि वो बच्चे को लैंग्वेज टीच कर पाएँ। क्लियर हुआ ये पॉइंट। देन फिफ्थ पॉइंट इज मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। अगर देखिए हमारा पढ़ने का मन ही नहीं है, आप ये चीज़ बैठ तो गए वीडियो ओपन करके, लेकिन आपका मूड नहीं है, ध्यान कहीं और है, तो आप नहीं पढ़ सकते इस चीज़ को। या फिर आपका अगर ये पेपर क्लियर करने का पूरी आपको इंटरनल मोटिवेशन है या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन है किसी तरह की, फिर आप इस चीज़ की प्रेपरेशन अच्छे से करेंगे, ठीक है। मोटिवेशन है और आपका इंटरेस्ट भी है, तो ये चीज़ लर्निंग इफेक्टिव होगी, ठीक है। टीचर्स आपको मोटिवेट करेंगे, टीचिंग भी इफेक्टिव होगी जब टीचर्स पूरे फुल पोटेंशियल के साथ टीच करेंगे कि हाँ मैंने बच्चे को ये कंसेप्ट पूरा डिटेल में समझा देना है, पूरा एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। देन इज सिलेक्शन। सिलेक्शन, ये देखिए कुछ बहुत मेन पॉइंट्स हैं, सिलेक्शन, ग्रेडेशन। सिलेक्शन क्या, सबसे पहले हम क्या चीज़ बच्चे को सिखाना चाहते हैं, ठीक है। जो चीज़ हम सिखाना चाहते हैं उसको कितनी फ्रिक्वेंटली हम क्लास में यूज़ कर रहे हैं वो वर्ड्स को। फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्स्टिकल की एग्जांपल दी थी कि टीचर्स ने सिलेक्ट किया कि आज हम ये वर्ड बच्चे को डायरी में डाल कर देंगे और इस चीज़ को हम आने वाले दिनों में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट किया वर्ड ऑब्स्टिकल, कितनी फ्रिक्वेंटली उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। टीचेबिलिटी, यानी कि टीचर कितना अच्छे से उस चीज़ को समझा पा रहा है आपको। देन इज यूजफुलनेस, उस वर्ड की यूजफुलनेस अलग अलग सेंटेंसेज में, ऐसे नहीं है कि एक ही सेंटेंस हर रोज़ बोल दिया, उस वर्ड को डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेज में यूज़ करके देखो, ठीक है। ये क्या हो गया इसमें सिलेक्शन। देन इज कवरेज, यानी कि वो रेंज आ गया, हाँ, कि वो वर्ड हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, सारे एस्पेक्ट्स क्या हम कवर कर रहे हैं उसके अंदर, वो जिस जिस टाइप का सेंटेंसेस में वो वर्ड यूज़ हो सकता है, क्या हम उस चीज़ को कर रहे हैं। या फिर यहाँ पे सिलेबस भी कह देते हैं कि इंग्लिश का जो सिलेबस है या फिर जो भी इसके ग्रामर के रूल्स हैं वो हमने सारे कवर किए हैं उस चीज़ को सिखाने के लिए, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल आपको वर्ड की ली थी, आप की सिलेबस भी ले सकते हैं या फिर कोई एक ग्रामर का रूल भी ले सकते हैं कि वो रूल हमने कितनी बार प्रैक्टिस किया, क्या उस रूल के सारे पॉइंट्स हमने कवर कर दिए, टीचर को अच्छे से समझाना आता है, ठीक है, कहाँ कहाँ वो चीज़ रूल अप्लाई करके दिखाया और रियल लाइफ में वो रूल क्या अप्लाई होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। देन इज ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मीन्स इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं कि ग्रुपिंग प्लस सीक्वेंस। अब देखिए हम अगर ग्रामर बच्चे को कोई लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या सिखाएंगे हम उसको, ग्रामर, फिर उसका लेक्सिकल जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, फिर सिमेंटिक, फिर फोनेटिक, इस तरह का जो सीक्वेंस होता है ये चलना चाहिए, यानी कि सीक्वेंस चीज़ों की ग्रुपिंग होनी चाहिए, फिर वो सीक्वेंस वाइज आपके पास आने चाहिए, बच्चे को सिखाने चाहिए। ये हो गया ग्रेडेशन। देन इज प्रेजेंटेशन।
अब टीचर जो चीज़ आपको सिखाना चाहते हैं अगर वो बहुत हौच पौच हो जाएगा, देखिए जब ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे ना तो आप स्क्रीन देखना कैसी हो जाएगी। अगर मैं वो स्क्रीन पे आपको सिखाना शुरू करती आपको पता ही नहीं लगेगा, इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। लेकिन जब ये रेड मार्कर यहाँ पे नहीं था, बिल्कुल वेल नीट एंड क्लीन था, चलो राइटिंग तो मेरी जैसी है वो है ही, ठीक है, अदरवाइज नीट एंड क्लीन था तो आपको पढ़ने में आसानी थी, ठीक है, आपका इंटरेस्ट बनेगा। तो टीचर की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, इस तरह की इफेक्टिव होनी चाहिए कि बच्चों को कंप्लीट सब कुछ क्लियर कट दिखे, कुछ हौच पौच ऐसा ना लगे या फिर कुछ ऐसी मीन्स कि बच्चे को समझ ना आए, इस तरह से नहीं लिखा होना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट और एक्यूरेट लिखा होना चाहिए या फिर एक्यूरेट उनकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। देन इज वेराइटी एंड क्रिएटिविटी, बच्चे को जो चीज़ टीचर पढ़ाना चाहते हैं कितनी क्रिएटिविटी के साथ पढ़ा रहे हैं और कितनी वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स उस चीज़ के लिए वो दे रहे हैं। देन कम्स द ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस यानी कि किस उस चीज़ को कितना ज़्यादा बच्चे के अंदर डाला जा रहा है, वो चीज़ को किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल रोल प्ले करके, ठीक है, रोल प्ले असाइन कर दिया तो बच्चों ने डायलॉग्स बोलने हैं उसी लैंग्वेज में, ठीक है, हर बच्चे को अपना अपना दे दिया कि तुम ये वाला रोल अदा करोगे, तुम ये रोल प्ले करोगे, ठीक है। लैंग्वेजेस में एक्चुअल स्कूल में ये चीज़ इंप्लीमेंट भी होती है। देन इज ओरल, ओरल में क्या होता है कि स्पीकिंग का काम होता है, तो बच्चा जितना ज़्यादा बोलेगा, जितनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा उसके अंदर वो लैंग्वेज इनबिल्ट, हम कहते हैं ना कि एक्वायर करता जाएगा बच्चा वो चीज़। इसी तरह इमिटेट होता है, इमिटेट क्या होता है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं बच्चा आपकी नकल कर रहा है, ठीक है। तो टीचर्स जिस तरह से बोलते हैं उनका बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी पे आ रहा है, बच्चे टीचर्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि टीचर्स जिस तरह से बोल रहे हैं या फिर ग्रामर में जो चीज़ टीचर्स ने बता दी ना वो बिल्कुल सही है। पेरेंट्स अगर बोलेंगे ना कि बेटा तुमने कॉपी में ये गलत लिखा है, बच्चे बोलेंगे नहीं मम्मा आपको नहीं पता, ठीक है। इवन माई डॉटर सेज दिस कि मम्मा आपको ये चीज़ नहीं पता, हमारी मैम ने ये बोली है, ठीक है। तो बच्चों के सामने टीचर्स को बिल्कुल एक्यूरेटली और करेक्टनेस के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए वही चीज़ बिल्कुल सही बन जाती है और उसी तरह से बच्चे उस चीज़ को प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस की बात भी इसी टॉपिक में हमारी पॉइंट में कवर हो चुकी है। देन इज टेस्टिंग, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। अब अगर हम कोई चीज़ टीच करना चाहते हैं तो उसको टेस्ट भी तो करेंगे ना कि बच्चों को आ गई वो चीज़ या नहीं आई। तो इंग्लिश में टेस्टिंग क्या होती है, ग्रामर की अलग टेस्टिंग होती है, ठीक है, फिर वोकेबलरी की अलग तरह की टेस्टिंग होती है, फिर स्पेलिंग की, जैसे डिक्टेशन वर्ड्स, शुद्ध लेख हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ से बच्चे की स्पेलिंग पता लगेगी कि बच्चे को स्पेलिंग्स आते हैं इस चीज़ के। देन इज प्रोनाउंसिएशंस, अब काफ़ी सारे टीचर्स हैं इसको बोलेंगे प्रोनाउंसिएशंस, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो ये क्या है कि आप किस तरह का आपके बोलने का ढंग है, बच्चे को कितनी वोकेबलरी, कितने वर्ड्स के मीनिंग्स पता है, ठीक है। लाइक मैं आपको बोलूँ जजमेंटल होना या फिर ऑब्स्टिकल, इम्पेडिमेंट, ये वर्ड्स कितने बच्चों को पता है, यानी कि वोकेबलरी आप खुद की चेक करें कि आपको कितने ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स हैं ना इंग्लिश के जो उनके मीनिंग्स पता हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की टेस्टिंग अपने अपने लेवल पर होती है। ये चीज़ क्लियर हुई, ये मेन प्रिंसिपल्स हैं, और भी काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल से हम कह सकते हैं, लेकिन ये जो 12 के 12 प्रिंसिपल्स हैं ये मेन प्रिंसिपल्स मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए हैं। सो फ्रेंड्स आई एम श्योर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं हमारे वो हम अगली वीडियो में, अगले सेशन में कवर करेंगे, अदरवाइज ये काफ़ी लेंथी वीडियो चली जाएगी। तो इसमें हमने 3 टॉपिक्स देखे। सबसे पहले देखा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, फिर हमने देखा लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, एंड देन इज प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो यू कैन कमेंट मी एंड डू वॉच दिस सीरीज़, क्योंकि इस सीरीज़ में हम एक वीडियो में एक टॉपिक कवर नहीं करने वाले हैं, मल्टीपल ऑफ द टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। जितने टॉपिक्स इस एक सेशन में मैं डाल पाऊंगी उतने डालूंगी, और कुछ ही सेशंस में हमारी पूरी पैडागॉजी जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और मैथमेटिक्स की सीरीज़ हमारी चल रही है, सीडीपी हम कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि मैम सीडीपी का ये कौन सा सेशन है, कितने सेशंस और बाकी हैं। तो सीडीपी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंग्लिश पैडागॉजी को हम पूरी स्पीड से और पूरी डिटेल में भी कर रहे हैं। सो सीरीज़ को डेफिनेटली देखिएगा। कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप वॉचिंग।